नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज की मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज फिर से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों, वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास से पूर्व के वर्षों में भी जो भी रीट के जो पेपर हुए हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, उसमें एक या दो प्रश्न मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से पूछे गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को देने वाले कौन हैं? अर्थात इसके प्रतिपादक हैं एरिक एरिक्सन। पहला प्रश्न जो बनता है वो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है। दूसरा प्रश्न जो यहां से बनेगा, अपन प्रश्न के माध्यम से पूरा जो सिद्धांत है उसकी विशद चर्चा करेंगे अपन। दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का संबंध किससे है, अर्थात इसमें मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है? तो इसमें मुख्य रूप से व्यक्तित्व के विकास पर, किस पर बल दिया गया है विद्यार्थियों? व्यक्तित्व के विकास पर। पहला प्रश्न, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। दूसरा प्रश्न, इसमें मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? तो व्यक्तित्व के विकास पर इसमें बल दिया गया है। तीसरी बात आती है कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने किससे प्रभावित होकर दिया था? तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, तो एरिक एरिक्सन जो थे वो सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफी प्रभावित थे। सिगमंड फ्रायड, जैसा हम जानते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, और सिगमंड फ्रायड के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, व्यक्तित्व विकास से संबंधित एक सिद्धांत उन्होंने दिया था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत उन्होंने सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित होते हुए, अर्थात मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने यह सिद्धांत दिया। अर्थात मनोलैंगिक विकास में जहां फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई थी व्यक्तित्व के विकास की, वहीं उन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा और विस्तृत करते हुए पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया। तो प्रश्न थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, मूलतः यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत से प्रभावित है? अर्थात इस सिद्धांत का संबंध किस सिद्धांत से है? तो सिगमंड फ्रायड के विचारों से एरिक एरिक्सन प्रभावित थे। उन्हीं का जो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, उसी से प्रभावित होते हुए उन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो तीसरा जो प्रश्न है, किससे प्रभावित थे ये? सिगमंड फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने व्यक्तित्व के विकास का एक सिद्धांत दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। चौथी बात आती है, एरिक एरिक्सन ने विद्यार्थियों, बालकों, छात्रों या किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस तरीके से विकसित हो, उस पर सबसे ज्यादा बल दिया था।
अर्थात उनकी जो सबसे ज्यादा मूल जो रुचि थी, एरिक एरिक्सन के अध्ययन की जो मूल रुचि थी वो इस बात पर थी कि वे ये जानना चाहते थे कि जो छात्र हैं, जो किशोर हैं, जो बालक हैं, उनमें व्यक्तिगत पहचान का विकास किस तरीके से हो, व्यक्तिगत पहचान का विकास किस तरीके से हो, साथ ही साथ उस किशोर की, उस छात्र की, उस बालक की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने में समाज की क्या भूमिका है, इस पर इन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। तो अपन कह सकते हैं इनका जो मूल अध्ययन का जो विषय वस्तु थी वो थी व्यक्तिगत पहचान, अर्थात एक किशोर या छात्र जो है वो किस तरीके से एक व्यक्तिगत पहचान को अपनी विकसित करे और उसमें समाज की क्या भूमिका है, समाज किस तरीके से उसका सहयोग करता है, समाज की भूमिका, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। समाज की क्या भूमिका होगी एक किशोर के व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने में, ये इनकी मूल रुचि थी अध्ययन की। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि उन्होंने ये जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने मुख्य रूप से कुछ कारक बताए जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे कारक बताए जो बालक के विकास को या मुख्य रूप से सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने बताया एक तो पहला व्यक्तिगत कारक, फिर समाज या संस्कृति, समाज या संस्कृति, या फिर उसका जो अहम है, अहम जिसको सेल्फ या ईगो कहते हैं, ये जो है ये मुख्य रूप से एक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्तिगत, समाज या संस्कृति और उसका अहम। ये व्यक्तिगत को अपन शरीर भी कह सकते हैं, शरीर, उसका अहम और समाज या संस्कृति, ये मुख्य रूप से बालक को प्रभावित करते हैं, ये बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। फिर आगे चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा भी आगे पूर्ण रूप से अपन करेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा ये जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हमने जो लिखा, ये मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने कुछ तत्वों का समन्वय किया या कुछ अन्य प्रकार के विकासों को इसमें जोड़ा। तो उसमें पहला जैसे है ये जो ऊपर ही मैंने लिखा था, व्यक्तिगत विकास, साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक व सांवेगिक विकास। व्यक्तिगत विकास, उसका व्यक्तिगत विकास में जैसे उसका शरीर और अहम दोनों आ गया, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक व सांवेगिक विकास, इन तीनों का समन्वय करते हुए, तीनों का समन्वय यानी इनका समन्वय, इनका समन्वित रूप ही क्या हो गया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हो गया। अर्थात मनोसामाजिक विकास में उन्होंने व्यक्तिगत कारक की बात की, व्यक्तिगत विकास की बात की, साथ ही साथ सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास की बात की और संवेगिक यानी अर्थात संवेगात्मक विकास की बात की। इन तीनों का आपसी समन्वय करते हुए उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या कहलाया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अर्थात उन्होंने कहा कि एक बालक का जो सामाजिक विकास है या एक बालक का जो व्यक्तित्व है वो मुख्य रूप से बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में उसका जो शरीर है, अर्थात उसका जो व्यक्तिगत पहचान अपन कह सकते हो, व्यक्तिगत पहचान जिसमें उसका शरीर और उसका जो अहम है वो आ गया। साथ ही साथ जो समाज है, जो संस्कृति है और उसके खुद के अपने जो संवेग है, कहीं ना कहीं वो बालक के व्यक्तित्व को बहुत हद तक वो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया, इट इज गिवन बाय एरिक एरिक्सन, और यह मूल रूप से किससे संबंधित है, व्यक्तित्व के विकास पर आधारित है, अर्थात व्यक्तित्व के विकास से संबंधित यह सिद्धांत है। तीसरी बात,
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत उनके द्वारा सिगमंड फ्रायड के विचारों से प्रभावित होकर और मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है उससे प्रभावित होकर उन्होंने यह सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने व्यक्तिगत पहचान की मुख्य रूप से बात की, अर्थात उनकी जो मूल रुचि थी अध्ययन की वो यही थी कि किशोरों, छात्रों या बालकों में व्यक्तिगत पहचान कैसे विकसित होती है इसका अध्ययन करना, साथ ही साथ उस व्यक्तिगत पहचान में समाज की भूमिका क्या होती है। एक बालक की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने में समाज अपनी भूमिका कैसे निभाता है या समाज किस तरीके से उस किशोर की मदद करता है। साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से कुछ फैक्ट कहे गए, फैक्टर, प्रभाव, कारक, जैसे व्यक्तिगत, समाज, संस्कृति, अहम, शरीर, अहम या समाज या संस्कृति। ये 3 फैक्टर है मुख्य रूप से, शरीर, अहम, समाज या संस्कृति। ये कहने की बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। फिर सामाजिक विकास में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा सामवेगिक विकास, इन तीनों का समन्वय करते हुए सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया। अर्थात मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है, उसका जो सेल्फ है या ईगो है वो आ गया, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी आ गया और सामवेगिक विकास भी इसमें आ गया। आगे और हम देखते हैं विद्यार्थियों, आगे जो अपन देखेंगे उसमें होगा कि किस तरीके से वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था का संबंध किस पार्टिकुलर विकास की किस अवस्था से, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ विद्यार्थी, अब आगे देखते हैं अपन कि इस मनोसामाजिक विकास की उन्होंने 8 अवस्थाओं में विभाजन किया। इस मनोसामाजिक विकास को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया, ठीक है। और इसी के आधार पे, अर्थात पूरे जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया, इसी की वजह से इसको जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहा जाता है। जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, जीवन अवधि विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एरिक एरिक्सन के द्वारा। यह मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसी का दूसरा नाम है। अब आगे देखते हैं। आगे विद्यार्थियों उन्होंने 2 फैक्टर आएंगे इसमें, 2 तत्व ऐसे, एक का नाम उन्होंने बताया है दैहिक परिपक्वता। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक मांग। सोशल डिमांड। उन्होंने कहा ये 2 फैक्टर जो ऐसे हैं जो बालक के विकास के लिए एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बालक के विकास के लिए हर अवस्था में एक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। दैहिक परिपक्वता, हम जानते ही हैं कि चाहे बालक का सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, कैसा भी विकास हो, दैहिक परिपक्वता होना जरूरी है, अर्थात वो शरीर से मैच्योर होना जरूरी है। ठीक है। तो क्या होता है कि पार्टिकुलर हर अवस्था में बालक के सामने दैहिक परिपक्वता के साथ ही साथ पार्टिकुलर हर अवस्था में एक सामाजिक डिमांड होती है, एक सामाजिक मांग होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक 5 वर्ष का बालक है। अब 5 वर्ष का बालक है तो उस 5 वर्ष के बालक से माता पिता और उसका जो समाज है उसकी कुछ अपेक्षाएं होंगी कि एक 5 वर्ष का बालक है तो कम से कम वो छोटे मोटे कार्य मतलब खुद के काम है, जैसे मल मूत्र का उचित स्थान पे विसर्जन करना, कपड़ों को पहनना है, खुद के कपड़ों को पहनना है,
और उचित तरीके से चलना, कूदना, सुनना, बातें करना, पढ़ना, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं। अर्थात एक 5 वर्ष के बालक से हम इन बातों की अपेक्षा करते हैं। इन बातों की हम अपेक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक 5 वर्ष का बालक ऐसी जो छोटी मोटी क्रियाएं जैसे मल मूत्र का उचित स्थान पर विसर्जन, खुद के कपड़े पहन सकना, माता पिता के द्वारा उसको कुछ कहें तो उसको सुनना है, ऐसे कुछ बातें हैं, तो वो कुछ मांग हम उनसे रख सकते हैं। अर्थात उस 5 वर्ष की अवस्था में उसकी परिपक्वता के आधार पर माता पिता के द्वारा उससे जो उम्मीद रखी जाती है उसी को क्या कहा? सामाजिक मांग। उसी को क्या कहा? सामाजिक मांग। कि एक 5 वर्ष का बालक ये काम करना चाहिए, एक 10 वर्ष का बालक ये काम करना चाहिए, 15 वर्ष का बालक ये काम करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता जाता है तो उसका जो मैच्योरेशन है, उसकी जो परिपक्वता है, शारीरिक परिपक्वता है, उसी के आधार पे उसके सामने एक सामाजिक मांग भी उत्पन्न होती है, एक सोशल डिमांड भी उत्पन्न होती, चाहे वो माता पिता के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से हो। तो इसी के परिणाम स्वरूप दैहिक परिपक्वता और सामाजिक मांग, इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हर अवस्था में एक संकट उत्पन्न होता है। हर अवस्था में एक संकट उत्पन्न होता है। अर्थात इन्होंने कहा है कि बालक जैसे जैसे अवस्थाओं से गुजरता जाएगा, हर अवस्था में बालक के सामने एक मनोसामाजिक चुनौती आएगी। क्या कहा इन्होंने? एरिक्सन ने कहा कि बालक हर अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसके सामने एक मनोसामाजिक चुनौती आएगी, साइकोलॉजिकल चैलेंज आएगा। उस मनोसामाजिक चुनौती को इन्होंने क्या नाम दिया? संकट। क्या नाम दिया? ये आपको ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से। उसको क्या नाम दिया? संकट या संक्रांति। संकट या संक्रांति, क्राइसिस। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो संकट या संक्रांति, ये उत्पन्न कहां से होता है? इन्हीं दोनों के माध्यम से। बालक की परिपक्वता के आधार पर हर अवस्था में उससे कुछ सामाजिक मांग रखी जाती है, उसके सामने कुछ सामाजिक मांग होती है, सोशल डिमांड होती है, ठीक है। वो सामाजिक मांग उसकी परिपक्वता के आधार पर उस अपेक्षा की जाती है माता पिता के द्वारा और समाज के द्वारा। तो सामाजिक मांग और दैहिक परिपक्वता के फल स्वरूप ही क्या होता है? एक मनोसामाजिक चुनौती उत्पन्न होती है, जिसको क्या नाम दिया? संकट या संक्रांति। संकट या संक्रांति। तो संकट या संक्रांति की उत्पत्ति कहां से होती है? दैहिक परिपक्वता और सामाजिक मांग के परिणाम स्वरूप, के फल स्वरूप संकट या संक्रांति की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा अपन समझे कि इन्होंने कहा कि हर अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती का बालक सामना करेगा। हर अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती का बालक सामना करेगा, जिसे क्या कहा? संकट या संक्रांति। संकट या संक्रांति दैहिक परिपक्वता और सामाजिक मांग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, हर उम्र के अनुसार समाज और माता पिता के द्वारा उससे कुछ अपेक्षाएं रखी जाती है कि ये काम वो कर सके। तो उसी के अनुरूप ये संकट और संक्रांति उसके सामने उत्पन्न होगी कि वो उस पार्टिकुलर अपनी परिपक्वता के आधार पर, अपनी उम्र के आधार पर वो उस सामाजिक मांग को पूरा कर पाता है या नहीं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 8 अवस्थाएं। 8 अवस्थाएं। प्रत्येक अवस्था में बालक एक मनोसामाजिक चुनौती से गुजरता है, जिसे एरिक एरिक्सन ने संकट या संक्रांति, जिसे अंग्रेजी में क्राइसिस कहा जाता है, मैंने आपको पूर्व में लिखवा दिया है, ठीक है। और यह संकट और संक्रांति उत्पन्न कहां से होती है? तो यह बालक की दैहिक परिपक्वता और अवस्थाओं के अनुरूप उससे जो सामाजिक मांग की जाती है, अवस्थाओं के अनुरूप उससे सामाजिक मांग जो की जाती है, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के फल स्वरूप
संक्रांति या संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं। और हर अवस्था में उन्होंने कहा कि हर अवस्था में बालक के सामने विकास के 2 आयाम निर्धारित होंगे, एक धनात्मक पक्ष होगा और एक नकारात्मक पक्ष होगा। धनात्मक पक्ष की तरफ यदि बालक का धनात्मक जो पक्ष है वो तुलनात्मक रूप से नकारात्मक पक्ष से अधिक होगा तो बालक में कुछ मनोसामाजिक शक्ति का विकास भी होगा, मनोसामाजिक शक्ति का विकास भी होगा, मनोसामाजिक गुण का विकास होगा। उस मनोसामाजिक शक्ति को इन्होंने वर्चू कहा। क्या कहा था? वर्चू। अर्थात अवस्था है, हर अवस्था में 2 पक्ष हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, धनात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। ठीक है। यदि बालक का विकास धनात्मक पक्ष की ओर रहता है, अपेक्षाकृत उस अवस्था में बालक का विकास धनात्मक पक्ष की ओर रहता है तो उसमें मनोसामाजिक शील गुण विकसित होंगे। धनात्मक मनोसामाजिक शील गुण। कैसे? धनात्मक मनोसामाजिक शील गुण उसमें विकसित होंगे, अर्थात मनोसामाजिक शक्ति का उसमें संचार होगा और इसी मनोसामाजिक शील गुण को उन्होंने क्या नाम दिया है? वर्चू। क्या नाम दिया? वर्चू। ये हमें ध्यान रखना है। वर्चू यानी गुण, ये नाम उन्होंने दिया है। जैसे मनोसामाजिक चुनौती को क्या नाम दिया? संकट या संक्रांति। वैसे ही मनोसामाजिक शील गुण को क्या नाम दिया? वर्चू। अब यदि बालक का धनात्मक पक्ष ज्यादा मजबूत रहेगा इस नकारात्मक पक्ष से तुलनात्मकता के रूप में, तुलनात्मक तरीके से, तो उसमें मनोसामाजिक शील गुण या गुण का विकास होगा या मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा, मनोसामाजिक शक्ति का उसमें विकास होगा। यदि नकारात्मक पक्ष का प्रभाव ज्यादा रहता है तो उसमें क्या होगा? नकारात्मक मनोसामाजिक शील गुण, नकारात्मक मनोसामाजिक शील गुण का विकास होगा। ये आप थोड़ा सा और ध्यान दें। 2 पक्ष बताएं, हर अवस्था में 2 पक्ष आएंगे, एक धनात्मक पक्ष आएगा, एक नकारात्मक पक्ष आएगा। धनात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष की तुलना में अधिक होगा तो उसमें एक मनोसामाजिक शील गुण का विकास होगा जिसको वर्चू कहा इन्होंने या गुण कहा है। एक मनोसामाजिक शक्ति उसमें डेवलप होगी। और यदि नकारात्मक पक्ष हावी होगा तो उसमें नकारात्मक मनोसामाजिक शील गुण कब विकसित होंगे? जब वो अपनी अवस्थाओं से आगे बढ़ता हुआ प्रौढ़ावस्था में जब उसका व्यक्तित्व डेवलप होगा तब उसमें ये दोनों पक्ष नजर आएंगे। ये पक्ष अधिक होगा तो मनोसामाजिक शील गुण उसके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे और नकारात्मक पक्ष यदि प्रभावी होगा तो उसमें नकारात्मक जो गुण है, नकारात्मक जो शील गुण है वो उसके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखना, धनात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष हर अवस्था में आपको दिखाई देगा। अब हम आगे इसके विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली अवस्था, और इन अवस्थाओं के माध्यम से थोड़ा और समझने की कोशिश करें। अभी तक जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा उसको हम अवस्थाओं के माध्यम से समझेंगे। पहली अवस्था का नाम उन्होंने दिया विश्वास वर्सेस अविश्वास। विश्वास वर्सेस अविश्वास, ये अपन कह सकते हैं उसके सामने जो संघर्ष आएगा, उसके सामने जो संघर्ष या संकट या जो मनोसामाजिक चुनौती आएगी वो ये रहेगी, विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहले ही मैंने आपको बताया सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से काफी प्रभावित हैं, उसी के आधार पर इन्होंने इसका विभाजन किया है। तो इन्होंने भी यह जो समयावधि बताई है, इसका जो टाइम पीरियड बताया है, जन्म से
1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष तक। यहाँ पे देखो, ये हो गया विश्वास, धनात्मक पक्ष हो गया व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व के विकास का धनात्मक पक्ष, और व्यक्तित्व के विकास का नकारात्मक पक्ष कौन सा हो गया? अविश्वास। ठीक है। अब धनात्मक पक्ष से रिलेटेड अनुभव उसमें ज्यादा होंगे तो इसका डेवलपमेंट होगा, और ऋणात्मक पक्ष से रिलेटेड अनुभव उसमें ज्यादा होंगे तो अविश्वास का डेवलप होगा। ठीक है। किंतु विश्वास और अविश्वास में संघर्ष जैसी स्थिति रहे, दोनों बराबर रहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं, अर्थात कभी विश्वास कभी अविश्वास, कभी विश्वास कभी अविश्वास, ऐसी स्थिति रहती है, तब ही एक मनोसामाजिक चुनौती उसके सामने आती है, संघर्ष की स्थिति उसके सामने आती है। उसी को एरिक्सन ने क्या बताया था? संकट या संक्रांति, संकट या संक्रांति। ठीक है। तो अब अपन समझते हैं विश्वास और अविश्वास। तो विद्यार्थियों, जैसे ही बालक जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा वो माँ के संपर्क में रहता है, माता पिता के संपर्क में रहता है, अपने परिवार के संपर्क में रहता है। तो अब हमें ये समझना है कि माता पिता या स्पेशली माँ के द्वारा उसकी देखभाल, ठीक है, उसका पालन पोषण, आगे बात समझिए, देखभाल, उसका पालन पोषण, और 1 वर्ष तक में उसको जितनी भी जो भी आवश्यकता है, भौतिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जैसे भी जितनी भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को यदि माता पिता के द्वारा, या अपन एक तरीके से कहें माँ के द्वारा, या जिसके द्वारा देखभाल की जाती है उस आया के द्वारा उसकी देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से हो, उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से हो, अर्थात अपन कहें समय समय पर स्तनपान, ठीक है, समय समय पर सहायक भोजन, सप्लीमेंट्री फूड, और भी जो भी क्रियाएं बालक के द्वारा की जाती है, मल मूत्र की जो क्रियाएं की जाती है, तो समय समय पर उसकी, समय पर जैसे मल मूत्र का विसर्जन किया जाता है उसको तुरंत उससे राहत दिलाई जाए, कोई कष्ट होता है उसको तुरंत उसका समाधान किया जाए। तो इसके लिए क्या है? स्तनपान है, सहायक भोजन है, लाड प्यार, स्नेह, अर्थात एक बहुत ही प्यारा स्नेहमय आत्मीयतापूर्ण व्यवहार या वातावरण वहां पे क्रिएट किया जाएगा। तो क्या होगा कि उस बालक में विश्वास की भावना विकसित होगी, और ये विश्वास उसका जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य है, उसमें भी उसका विश्वास उत्पन्न होगा, साथ ही साथ अपने आप में भी उसको विश्वास उत्पन्न होगा, अपने आप में भी उसको एक विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, परिवार के लोगों में विश्वास और अपने में भी विश्वास, अर्थात वो धनात्मकता के पक्ष की तरफ आगे बढ़ेगा, उसका व्यक्तित्व धनात्मक रूप से प्रभावित होगा। कब होगा? जब माता पिता के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से उचित देखभाल की जाए, समय पे स्तनपान करवाना, सहायक भोजन देना, और उसकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सभी उसको उपलब्ध करवाना, समय समय पे लाड प्यार दुलार, मतलब बिल्कुल आत्मीयतापूर्ण व्यवहार यदि वहां पे रखा जाएगा तो एक बालक में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों और अपनी माँ में भी वो विश्वास की भावना को उत्पन्न करेगा, अर्थात उन सब लोगों को विश्वास की दृष्टि से देखेगा, उसमें दूसरे लोगों के प्रति भय पीड़ा जैसी भावना उसमें उत्पन्न नहीं होगी। अब दूसरा वे समझते हैं, अर्थात ये चीजें ज्यादा रही कोई संघर्ष नहीं होगा, मतलब साल भर में बिल्कुल 90% तक ये चीजें रहती हैं। कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि बालक को समय पे उसके आवश्यकता अनुसार उसे कोई चीज अवेलेबल नहीं करवाई जाती है, तो अब उसमें कौन सा भाव आ गया? विश्वास। अब दूसरी बात, नकारात्मक पक्ष भी अपन देखते हैं, एक ही पक्ष नहीं देखिए, नकारात्मक अविश्वास। अब यहीं पे माता पिता उसको समय नहीं देते हैं, उसको समय नहीं देना, माँ के द्वारा स्तनपान नहीं करवाना, और उसको कोई कष्ट या पीड़ा हो रही है, मल मूत्र से संबंधित कष्ट या पीड़ा हो रही है, जो उचित समय पे उसका समाधान नहीं करना,
ठीक है, ज्यादा समय तक रोने देना, बिलखने देना, समय पे स्तनपान नहीं करवाना, भूख लगने पर उसे भोजन उपलब्ध नहीं करवाना, प्यास लगने पर पानी उपलब्ध नहीं करवाना। अर्थात मुख्य रूप से 1 साल में तो क्या होता है, भूख और प्यास दोनों के लिए स्तनपान है। तो माँ के द्वारा बिल्कुल केयरिंग नहीं करना, उसे अकेला छोड़ देना, रोते हुए छोड़ देना, लाड प्यार नहीं करना, स्नेह दुलार, ये सब चीजें नहीं की जाती है माँ के द्वारा या परिवार के द्वारा। तो उसमें भय, दूसरों के प्रति भय, पीड़ा और एक भय का वातावरण उसमें क्रिएट होगा, उसके अंदर एक भय विकसित होगा। माता पिता के प्रति भी भय विकसित होगा, पर्यावरण के प्रति भी, आसपास का जो वातावरण उसके प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति उसमें भय विकसित हो जाएगा। और वो अपने आप में भी उसमें क्या विकसित हो जाएगा, अविश्वास। अर्थात उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, हर हमेशा वो डरा हुआ रहेगा। और यदि ये अनुभव उसके ज्यादा रहते हैं, यही अनुभव ज्यादा रहेंगे, तो उसका व्यक्तित्व नकारात्मकता की ओर जाएगा। जब वह प्रौढ़ बनेगा और उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, तब उसमें उसका व्यक्तित्व नकारात्मक पक्ष की ओर जाएगा। अर्थात उसमें अविश्वास रहेगा, विश्वास की कमी रहेगी उसके व्यक्तित्व में। 2 चीजें, विश्वास अविश्वास, दोनों मैंने आपको समझा दिया। अब यदि इन दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति रहती, तुलनात्मक रूप से कभी विश्वास कभी अविश्वास, कभी विश्वास कभी अविश्वास, ऐसी स्थिति रहती है, तुलनात्मक रूप से ऐसी स्थिति, बराबर की स्थिति रहती है, तभी वो संकट विकसित होता है। जो मनोसामाजिक चुनौती है वो यही है। तब यदि बालक इस मनोसामाजिक संकट को अच्छी तरीके से पार कर लेता है, अर्थात तब वो विश्वास की तरफ अग्रसर होता है, या अविश्वास के बनिस्पत विश्वास की तरफ वो आगे बढ़ता है, ये पलड़ा उसका यदि भारी रहता है तुलनात्मक रूप से, तो क्या होगा कि बालक में एक मनोसामाजिक गुण विकसित होगा। ये जो संकट की स्थिति ना बिल्कुल खत्म नहीं होगी, कोई एक पक्ष सीधा हावी नहीं होगा, यहाँ तो बिल्कुल 100% अविश्वास 100% विश्वास, ऐसा नहीं होगा। मतलब समूल इस संकट का नाश नहीं हो सकता है, किंतु तुलनात्मक रूप से पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ेगा, तो उसका व्यक्तित्व पॉजिटिव वे में बढ़ेगा। बस विश्वास अविश्वास में इस तरीके से संकट उत्पन्न होने लगता है, और इस संकट को यदि वो अच्छी तरीके से पार कर लेता है, अपने माता पिता में, अपने आप में विश्वास करते हुए इस विश्वास की तरफ आगे बढ़ जाता है वो, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण का विकास होगा। तो वो मनोसामाजिक गुण जो पहली अवस्था में विकसित होता है, उसी को क्या कहते हैं, उस मनोसामाजिक गुण को क्या कहेंगे, विश्वास और अविश्वास। इस दरमियान यदि कोई इसमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होगा, इस संकट को सफलतापूर्वक पार कर लेने से, इस संकट को सफलतापूर्वक पार कर लेगा, तो उसका व्यक्तित्व धनात्मकता की ओर बढ़ेगा, धनात्मक शील गुणों का उसके व्यक्तित्व में विकास होगा, ये हमें समझना है। हाँ, इस संकट को सफलतापूर्वक पार करने पर उसमें आशा नामक गुण विकसित होता है। अर्थात आप इस तरीके से समझे विद्यार्थियों, शॉर्ट एंड स्वीट, विश्वास और अविश्वास 2 पहलू उसकी पहली अवस्था में रहते हैं। एक जन्म से 1 वर्ष के मध्य में विश्वास और अविश्वास। अब माता पिता के द्वारा उसको बहुत अच्छी तरीके से अच्छा व्यवहार उसके साथ किया जाता है, स्नेह प्रेम लाड प्यार दुलार और उचित रीति से उसका पालन पोषण, उसकी देखभाल की जाती है, तो उसमें विश्वास नामक पहलू जो धनात्मक पक्ष है ये विकसित होगा। और विश्वास नामक धनात्मक पक्ष विकसित होने पर उसमें मनोसामाजिक शील गुणों का विकास होगा, जो प्रौढ़ावस्था में उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे धनात्मक शील गुणों को विकसित करेगा। और यहाँ पर यदि ये विश्वास जो है, ये जो पक्ष है, विश्वास जो पक्ष है वो पक्ष ज्यादा हावी रहेगा, तो उसमें एक मनोसामाजिक शील गुण विकसित होगा, जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, आशा नामक मनोसामाजिक शील गुण विकसित होगा। वहीं इसके विपरीत यदि उसके माँ बाप जो हैं उसका उचित रीति से पालन पोषण नहीं करते हैं, उसको रोता बिलखता छोड़ देते हैं, समय पर उसे स्तनपान या दूध वगैरह की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो उस बालक में एक भय का माहौल क्रिएट होगा। वो बालक
अपने आप पे भी अपने आप में भी उसमें अविश्वास जागृत होगा और परिवार के सदस्यों में भी उसमें अविश्वास कायम होगा। अर्थात वो सही तरीके से अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर पाएगा। तो अविश्वास का पहलू यदि ज्यादा प्रभावी रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें नकारात्मक शील गुणों का विकास प्रौढ़ावस्था में होगा। तो उसका व्यक्तित्व नकारात्मक शील गुणों से युक्त होगा। किंतु इन दोनों की बराबर की स्थिति रहती है, तब यह संकट उत्पन्न होता है, जिसे मनोसामाजिक चुनौती यही है। इन दोनों की बराबर की स्थिति रहेगी तब वो इसी को मनोसामाजिक चुनौती का और ये संकट उत्पन्न होता है। किंतु इस संकट को यदि वो सफलतापूर्वक पार कर लेता है, अर्थात वो सोच लेता नहीं कि मेरा परिवार मेरा है, मेरे माता पिता मेरी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं, और इस तरीके से वो अपने आप में यदि एक विश्वास कायम करता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शील गुण विकसित होगा पहली अवस्था में, जिसे क्या कहते हैं, आशा नामक शील गुण कहते हैं। और यही आशा नामक शील गुण जो है वो लेकर बालक अन्य अवस्थाओं से होता हुआ प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ता है, और व्यक्तित्व में उसके धर्म और संस्कृति के प्रति इसी आशा नामक गुण से धर्म और संस्कृति में उसका विश्वास जागृत होता है। ठीक है, तो ये पहली अवस्था थी। पहली अवस्था को हमने इस तरीके से पढ़ा है, बहुत ही काफी डीपली इसका अध्ययन हमने किया। जो भी परीक्षा में पूछने लायक जो चीजें वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये जो एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी की जो अवस्थाएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।